गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। आज हम क्या पढ़ेंगे? लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन पढ़ेंगे। हम लोग सोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें सॉल्युबिलिटी वाला पोर्शन चल रहा था। सॉल्युबिलिटी सबसे पहले डिस्कस की गई और उसकी डिफिनीशन। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक इलाबोरेट पोर्शन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़े। उसके बाद फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़े, जिसमें हेनरी लॉ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब जो अगला कॉन्सेप्ट पढ़ना है हम लोग को, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड को ही ये दूसरे टर्मिनोलॉजी में दूसरे वे में रिप्रेजेंट करता है, जिसे बोलते हैं लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन। ये लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूट भी आपका लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड होगा। क्लियर? इस लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन में जो क्वेश्चंस बनते हैं या जो चीज हमें पढ़नी होती है वो मेन कॉन्सेप्ट होता है राउल्ट्स लॉ। इसी से क्वेश्चंस आपके आने हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा भी कह सकते हैं सोल्यूशन चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो यहाँ पे बहुत अटेंशन पे करना होगा आपको इसको समझने के लिए। आइए देखते हैं राउल्ट्स लॉ क्या स्टेट करता है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है। आप क्या किए, एक कंटेनर लिए, आपने एक कंटेनर लिया। क्लियर? इसमें आपने इसको लिक्विड से फिल किया। सपोज लिक्विड नाम दे रहे हैं आप, लिक्विड ए है। क्लियर? दो लिक्विड फिल कर रहे हैं, एक बी लिक्विड। मतलब ये ए प्लस बी, ये क्या है? दोनों लिक्विड हैं और दोनों का नेचर क्या है वो भी इसमें फिक्स किया गया, बताया गया है। वोलेटाइल नेचर क्या है? ये दोनों क्या है? वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। वोलेटाइल लिक्विड्स कहने का मतलब, वोलेटाइल का मीनिंग क्या होता है? कैन बी वेपराइज्ड, कैन बी वेपराइज्ड, मतलब वेपर के फॉर्म में कन्वर्टेबल है। ये ए और बी जो लिक्विड लिए गए हैं वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्टेबल है। इसको क्या करेंगे हम? कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये क्या होगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेपर में कन्वर्ट होगा, इस वजह से हमें क्या करना होगा? इस कंटेनर को क्लोज करना होगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लिड। लिड की मदद से इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। क्लियर? ये क्या है? ये लिड है, ढक्कन है। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या? एक बर्तन लिए सिंपली, उसमें दो लिक्विड डाले, दोनों नेचर किसका है? वोलेटाइल लिक्विड है, मतलब कैन बी कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म। नाम दे दिए ए और बी। क्लियर? अब इस कंटेनर को कांस्टेंट टेम्परेचर पे रख दिए। किस पे रख दिए? कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसको रख दिए। क्लियर? तो होगा क्या? देखो ध्यान दो, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखने पे क्या होगा? इसको हम कह सकते हैं ये लिक्विड फेज है। ये कौन सा फेज है? इसको हम लोग कह सकते हैं इस समय इस कंटेनर का ये लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज है। क्लियर? सेम क्या होगा? जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड में भी सेम कॉन्सेप्ट बताया गया और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में भी सेम कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया गया। क्या? जब कोई भी लिक्विड कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखता है तो कॉन्स्टेंटली हीट गेन करता है, उसके मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली हीट गेन करेंगे। कॉन्स्टेंटली हीट गेन करने की वजह से क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज करेगा, जो फिर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करने से क्या होगा? जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स लग रहा था वो घटता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिफाई हो जाएगा। नेग्लिफाई मतलब ना के बराबर लगने लगेगा। उससे होगा क्या? ये जो पार्टिकल्स, ये मॉलिक्यूल्स थे जो ए के कह लें या बी के मॉलिक्यूल्स जो थे वो वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेंगे, मतलब यहाँ पे आने लगेंगे और वो भी किसके फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में। तो ये जो है ऐसे ऐसे क्या होगा? ये जो आपका आ रहा है ये वेपर फेज है। हम इसको कह सकते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है? वेपर फेज बन रहा है, जिसमें दोनों है, ए भी है प्लस बी भी है। क्लियर? इसमें क्या है? ये लिक्विड फेज है। तो ऐसे ऐसे होते जाएंगे। ये क्या करेंगे? ये गैसियस नेचर के हैं, वेपर नेचर के हैं, तो कॉन्स्टेंटली मूव करेंगे, रैंडमली ब्राउनियन मोशन करेंगे
अब ब्राउनियन मोशन करने से वजह से इसमें प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि प्रेशर इतना हाई हो जाएगा कि जब ये कोलाइड करेंगे एक दूसरे से तो कंडेंस करने लगेंगे। कंडेंस करने का मतलब ये वापस, अभी देखो यहां से यहां पे आ रहे थे तो उसको बोल रहे थे वेपराइजेशन, मतलब लिक्विड से वेपर में जाने को वेपराइजेशन बोलते। अब ये कंडेंस करने लगेंगे। कंडेंस कहने का मतलब क्या हुआ, ये दोबारा वेपर फेज से लिक्विड फेज में आने लगेंगे। क्लियर? इस चीज को मैं बाकायदा नहीं बता रहा हूं क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में इसको पढ़ाया जा चुका है। सेम चीज रिपीट करने से बोरिंग फील होगी। आप लोग हमारा प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मैं तेजी से क्या बता रहा हूँ। ठीक, मेन चीज जो हमें पढ़नी है राउल्स लॉ पढ़नी है, इस वजह से उस पर मैं समय वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। ठीक, जिन बच्चों को जरा सा भी इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा बेफिक्र होकर मेरा प्रीवियस लेक्चर देखेंगे, उसमें आसानी से सारी चीजें अच्छे से समझ में आने लगेंगी। ठीक, ये लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। इसी तरह वेपर से लिक्विड में आने लगेंगे तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन। क्लियर? तो एक समय ऐसा आएगा दोनों का रेट सेम हो जाएगा, मतलब रेट ऑफ वेपराइजेशन विल बिकम टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो उस समय क्या होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने लगेगा लिक्विड फेज में और वेपर फेज में। तो मैं उसी चीज को लिखने जा रहा हूं, क्या, एट एन इंस्टेंट इक्विलिब्रियम exist in between liquid phase and vapor phase। क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने लगेगा लिक्विड फेज में और वेपर फेज में। क्लियर? उस समय ध्यान दीजिएगा, अब क्वेश्चन बनता है राउल्स लॉ क्या एक्सप्लेन करता है वो चीज मैं समझाने जा रहा हूं। उस समय कितना प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा होगा, प्रेशर पीटी, टोटल प्रेशर कितना एग्जर्ट किया जा रहा होगा ओवर द लिक्विड सरफेस, इस चीज को बताता है राउल्स लॉ। समझ में आ गया ना मैं क्या कह रहा हूं? एक कंटेनर लिया गया, उसमें दो वोलेटाइल लिक्विड फिल किए गए ए और बी, दोनों को कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखा गया। कांस्टेंट टेम्परेचर पे रखने से क्या हुआ, कॉन्स्टेंटली इसके मॉलिक्यूल्स हीट गेन किए। हीट गेन करके क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ने से क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन जो लग रहा था वो नेगलिफाई होने लगा। एक समय ऐसा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन ना के बराबर लगा तो ये क्या हुए, लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगे। ठीक, इस चीज को बोलते हैं वेपराइजेशन। लगातार कंटिन्यूअसली ऐसा होता जा रहा है, वेपर वहां पे बनते जा रहे हैं इस वाले फेज में। तो उससे होगा क्या, वो इतना रैंडमली मूव कर रहे हैं, ब्राउनियन मोशन कर रहे हैं कि एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। उससे क्या होता है, कंटिन्यूअसली प्रेशर इंक्रीज करने से कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, नया प्रोसेस कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो दो प्रोसेस एक साथ चल रही हैं, एक होता है वेपराइजेशन, एक होता है कंडेंसेशन। एक समय ऐसा है एक चीज की रेट घटती जा रही है, एक चीज की रेट बढ़ती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा दोनों का रेट सेम हो जाएगा। उस समय क्या होगा, एट एन इंस्टेंट, एक क्षण पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने लगेगा, किसमें, इन बिटवीन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। क्लियर? अब देखो उस समय क्या होगा, जब ऐसा हो जाए तो उस समय राउल्स लॉ बताता है टोटल प्रेशर कितना इस लिक्विड सरफेस पे लग रहा होगा। ये लिक्विड है, इस सरफेस पे टोटल प्रेशर इन गैसेस के द्वारा कितना लग रहा होगा वो चीज बताता है राउल्स लॉ के द्वारा। ठीक, तो मैं राउल्स लॉ का पहले स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर उसके जरिए इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करूंगा। तो आइए देखते हैं राउल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है। राउल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है वो चीज पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। क्लियर? कहता है इट स्टेट्स दैट फॉर अ solution of volatile liquids, फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड्स, क्या कह रहा है, एक सोल्यूशन है वोलाटाइल लिक्विड्स का। दोनों लिक्विड के राउल्स लॉ के एप्लीकेबल होने के लिए क्या होना चाहिए, जो सोल्यूशन लिया जा रहा है वो वोलाटाइल लिक्विड्स के होने चाहिए। ठीक, द पार्शियल प्रेशर exerted by
each components of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। क्या कह रहा है राउल्स लॉ का स्टेटमेंट कि एक सोल्यूशन लिया जा रहा है वोलेटाइल लिक्विड का, तो उससे वो कह रहा है द पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच कंपोनेंट, हर एक के द्वारा कितना पार्शियल प्रेशर, सपोज पीए हम लिख दे रहे हैं पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच कंपोनेंट, सपोज पीए के द्वारा, ये पीए क्या है, पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए कंपोनेंट, कह रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्टेटमेंट क्या कहता है कि सोल्यूशन वोलेटाइल लिक्विड का सोल्यूशन लिया जाए तो पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन, हर एक कंपोनेंट के द्वारा पार्शियल प्रेशर कितना एक्सर्ट किया जाएगा वो बता रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी के मोल फ्रैक्शन के, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। तो इसके मतलब अगर एक कंपोनेंट पीए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पीए मतलब पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए कंपोनेंट, तो इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। तो ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस कंपोनेंट को, और उसी के मोल फ्रैक्शन हम ले लेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया पी एक्स ए। क्लियर? तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, ये कहां से आया, ये राउल्स लॉ से आया। इसी तरह सेकंड पार्ट देखें, इसी तरह बी के लिए भी एप्लीकेबल होगा, तो हम कहेंगे पी बी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना बी का मोल फ्रैक्शन, बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन इस सोल्यूशन में है एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम के समय। तो एक्स बी है, तो हम कहेंगे एक्स बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहां पे भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करेंगे, तो लिखेंगे पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। इसी तरह यहां पे क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पी नॉट बी यूज करते हैं, तो लिखेंगे पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। अब इसको मैं साफ साफ लिख देता हूं, ये है क्या, ये क्या है, पार्शियल प्रेशर बाय कंपोनेंट ए, एक कंपोनेंट के द्वारा कितना पार्शियल प्रेशर लग रहा है। ये क्या है, ये है प्रेशर, प्योर प्रेशर बाय कंपोनेंट ए। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट का कितना मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व है, वो एक्स ए है। पी नॉट ए क्या है, प्योर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। यदि सिर्फ हम लोग प्योर कंपोनेंट ए लेते तो उसका वेपर प्रेशर कितना होता है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपली। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। क्लियर? इसी तरह ये भी सेम है, आप समझ गए होंगे, इसके लिए लिखने की जरूरत आई थिंक नहीं है ना, आप समझ गए होंगे क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, बी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है। क्लियर है ना? ये वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन है बी कंपोनेंट का, वो चीज है। क्लियर? तो यहां तक आपका क्या हुआ, ये राउल्स लॉ यही स्टेट करता है कि कितना प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा होगा एक कंपोनेंट के द्वारा, पी ए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितना,
जितना मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट का डिसॉल्व है इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, तो x से उसको रिप्रेजेंट किया गया, मतलब PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x से, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x से, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करेंगे, तो P नॉट A यूज किया जाता है, मतलब उसी कंपोनेंट का प्योर वेपर प्रेशर लिया जाता है, वो चीज ये हो गई। क्लियर? ये हमारा जो आया ये राउल्ट्स लॉ की मदद से आया। क्लियर? अब देखो हमें क्या निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है कि टोटल प्रेशर कितना एग्जर्ट हो रहा है इस सॉल्यूशन के, इस लिक्विड सॉल्यूशन के ऊपर। क्लियर? पीटी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। हम लोग क्या कह रहे हैं, हमें क्या चाहिए, टोटल प्रेशर, पीटी मतलब टोटल प्रेशर एग्जर्टेड ओवर द सॉल्यूशन। तो वो क्या होता है, पीए प्लस पीबी होगा। ये कहां से आ रहा है, ये चीज समझ में आ रही ना, पीए प्लस पीबी, ये आता है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। ये कहां से आता है, ये आता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या स्टेट करता है कि किसी भी क्लोज्ड कंटेनर में अगर कई गैसेस रखी हैं तो टोटल प्रेशर उन गैसेस के द्वारा कितना एग्जर्ट किया जाएगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। हर एक कंपोनेंट का, हर एक गैसेस का पार्शियल प्रेशर का सम कर लें तो उससे टोटल प्रेशर इन द कंटेनर पता लग जाएगा। तो वही कह रहा है हमें अगर इस कंटेनर में कितना प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है इस लिक्विड सरफेस पे वो निकालना हो तो कौन कौन सी गैसेस हैं, दो गैसेस हैं, ए गैस है और बी गैस है, तो उनके द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है वो क्या है, पीए है और पीबी है। इन गैसेस का सम कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा टोटल प्रेशर कितना एग्जर्ट किया जा रहा है उस क्लोज कंटेनर के अंदर। तो ये डाल्टन्स लॉ से आता है। क्लियर? पीटी इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। अब पीए प्लस पीबी आपको ऊपर से लेंगे, ये वाले डाटा ले लेंगे, यूज कर लेंगे, तो क्या आ गया यहां से, पीटी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर? ये चीज आ गई। तो यही आपका क्या है, मेन इक्वेशन है जिससे आप क्या निकालेंगे, टोटल प्रेशर इनसाइड द ओवर द लिक्विड सरफेस कह लें या इनसाइड दिस लिक्विड फेस कह सकते हैं, उसको निकालेंगे। क्लियर? आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया है।